डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, पीछे अपन पढ़ा था सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में, जिसमें अपन ने व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बारे में पढ़ लिया। आज अपन पढ़ने वाले हैं सरकार के एक तीसरे महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका के बारे में, जिसमें पढ़ेंगे अपन न्यायपालिका का अर्थ, सर्वोच्च न्यायालय का गठन अर्थात हिंदुस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन, उसके कार्य और न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। तो सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं जो सरकार का एक तीसरा महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका, उसका अर्थ क्या है। यानी कि न्यायपालिका का अर्थ, न्यायपालिका अपन कहेंगे किसे, यानी कि संविधान के अनुसार बनाए गए व्यवस्थापिका के जो कानून हैं, उन कानून के अनुसार न्याय प्रदान करने वाली संस्था का नाम ही क्या है, न्यायपालिका। यानी कानून के अनुसार, कानून के अनुसार न्याय प्रदान करने वाली संस्था का नाम है न्यायपालिका। इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये न्यायपालिका का वर्तमान स्वरूप अपने सामने कब आया। हिंदुस्तान के अंदर ये न्यायिक प्रोसेस की प्रणाली है वो कब से स्टार्ट हुई, तो अपन को इसके कुछ इतिहास में जाना पड़ेगा, जिसमें अपन सबसे पहले देखते हैं जब अपना देश ब्रिटिश औपनिवेशिक का अंग होता था, उस समय हिंदुस्तान के अंदर एक एक्ट आया था 1861 में। वो एक्ट था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। इस एक्ट के द्वारा हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न प्रांतों में, जैसे मुंबई है, मद्रास है, कलकत्ता है, इसमें उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। और ये उच्च न्यायालय 1935 तक अपने प्रांतों में एक सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करते रहे थे। लेकिन इसके बाद 1935 में एक फिर नया अधिनियम आया। 1935 का अधिनियम जो अपन ने 11th क्लास में भी पढ़ा था, 1935 का अधिनियम भारत सरकार अधिनियम, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत हिंदुस्तान के अंदर एक सर्वोच्च स्तर पर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना, और जो एक प्रकार से विधिवत इसने कार्य प्रारंभ किया था, वो किया था 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी के अंदर। और इसका जो मुख्यालय था वह रखा गया था दिल्ली। यानी पहले 1861 के अधिनियम के तहत जो हाई कोर्ट थे वो सर्वोच्च स्तर के थे। 1935 के अधिनियम के बाद भारत में सर्वोच्च न्यायिक संस्था के रूप में आ गई, वो संस्था आ गई संघीय न्यायालय, और जिन्होंने विधिवत रूप से अपना कार्य शुरू किया था 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी के अंदर। लेकिन यह हिंदुस्तान के अंदर फिर भी सर्वोच्च नहीं था, क्योंकि इस कोर्ट के द्वारा अर्थात संघीय न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे उसके विरुद्ध ब्रिटेन के अंदर प्रिवी काउंसिल्स की न्यायिक समिति के समक्ष अपील की जा सकती थी। यानी ब्रिटेन के अंदर, यानी इंग्लैंड में एक काउंसिल्स थी, इंग्लैंड में स्थित
काउंसिल्स में संघीय न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। लेकिन उसके बाद अपना देश जैसे ही आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद में जब आज़ाद हो गया तब सर्वोच्च न्यायालय के रूप में हिंदुस्तान में गठन किया गया। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया और यह गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया। यानी 124 से लेकर 147 के मध्य में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके गठन का उल्लेख दिया हुआ है। और उस समय के जो फेडरल अर्थात जो संघीय न्यायालय था उसका जो तात्कालिक मुख्य न्यायाधीश था हीरालाल जेकानिया, उसी को भारत की सुप्रीम कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश बनाया गया 1950 के अंदर। और वर्तमान में आप सभी जानते हैं हिंदुस्तान का न्यायाधीश है वह है शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े जो पदक्रम के हिसाब से 47वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, चीफ जस्टिस बने, सीजे। और इन्होंने रंजन गोगोई का स्थान लिया था। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं, सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभ में तो संसद भवन में ही अपना यह चलता था, जहां यह संघीय न्यायालय चलता था वहीं पे, लेकिन 1958 के अंदर इसको जो वर्तमान भवन है उसके अंदर स्थानांतरित किया गया। और इस जो ये वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान भवन है उसका शिलान्यास उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 29 अक्टूबर 1954 को किया गया। और ध्यान में रखने के लिए आपके सामान्य ज्ञान के लिए क्वेश्चन और बता देता हूं, जो वर्तमान अपना सुप्रीम कोर्ट का भवन है उसके डिजाइन के वास्तुकार थे बीकाजी डेवालीकर। यानी इसका जो वास्तुकार था वर्तमान भवन का वह था बीकाजी डेवालीकर। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, इसको आगे भविष्य में कभी भी काम आ सकता है ये। इसके बाद में आपको एक बात और बता देता हूं, जब ये संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी उस समय के जो अपने ये संघीय न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वह थे सर मॉरिस गोयर। यानी सर मॉरिस गोयर संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के गठन के संबंध में। यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के अंदर दिया हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या थी 8, अर्थात 1 + 7, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, कुल न्यायाधीश थे 8। और इसके बाद 2009 में इसे बढ़ाकर इसे कर दिया गया 31। और सन 2019 में वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित बढ़ाकर वर्तमान में कर दी गई है। वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में
कुल न्यायाधीश की संख्या 1+33 अर्थात एक मुख्य 33 अन्य कुल हो गई 34। ये वर्तमान समय में न्यायाधीशों की संख्या है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जो न्यायाधीशों की संख्या में कमी करना या वृद्धि करना यह अधिकार दिया गया है, यानी संख्या में वृद्धि या कमी करनी है, उसका अधिकार भारतीय पार्लियामेंट अर्थात संसद को दिया हुआ है। अब देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वह की जाती है कॉलेजियम व्यवस्था के तहत। कॉलेजियम प्रणाली के तहत, और यह प्रणाली अस्तित्व में आई थी सन 1993 के अंदर। इस कॉलेजियम व्यवस्था के तहत भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और इस कॉलेजियम व्यवस्था में कुल 5 न्यायाधीश होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश व 4 अन्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस और 4 अन्य न्यायाधीश। और इस कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत जो चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है वह की जाती है वरिष्ठता के आधार पर, यानी जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति की जाती है वरिष्ठता के आधार पर। वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। लेकिन इसी बीच एक नया आयोग बना था 99वें संविधान संशोधन के तहत, उसके बारे में अपन देखते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नियुक्ति के ही संबंध में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये अस्तित्व में आया था, लेकिन वर्तमान समय में इसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग करते हुए इसे निरस्त कर दिया। लेकिन यह अपने सिलेबस में है 12th क्लास के अंदर। यह 99वें संविधान संशोधन के तहत 99वें संविधान संशोधन के तहत सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य व अन्य देशों की व हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। इसके संबंध में मैं कुछ आपको बातें बता देता हूं। जैसे यह संविधान का 121वां संशोधन विधेयक था। अपने संविधान का 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 तथा इसी के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक विधेयक 2014 नामक ये 2 विधेयक एक साथ लेकर आए थे, जिसमें 13 अगस्त को लोकसभा में तथा 14 अगस्त को राज्यसभा में इसको पारित कर दिया गया तथा इसके बाद में इस विधेयक पर विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की सहमति के लिए उसके लिए प्रेषित कर दिया गया तथा विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं से इसकी स्वीकृति मिलने के बाद यह संविधान संशोधन यानी संविधान का
संविधान का 121वां संशोधन विधेयक 2014 को, यानी 2014 को संविधान के जो 99वां संशोधन अधिनियम के रूप में इसे स्वीकार किया गया। यानी कि जो 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 था, वह संविधान के 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में स्वीकार किया गया। यह संशोधन विधेयक और संशोधन अधिनियम, ये विधेयक और अधिनियम में आपको मैंने अंतर बताया था। विधेयक जब किसी नियम कानून की बनाने की जो प्रारंभिक प्रोसेस होती है, जब तक ये दोनों सदनों में पारित नहीं होता, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते, तब तक वह विधेयक कहलाता है। और जैसे ही वो नियम कानून दोनों सदनों में पारित होने के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, वह विधेयक फिर किसका रूप धारण कर लेता है? अधिनियम अर्थात नियम कानून का रूप धारण कर लेता है। लेकिन इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय के सभी उच्च न्यायालय व मुख्य व अन्य सभी न्यायालयों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की इस अधिनियम के तहत सिफारिश की गई थी। और यह अधिनियम 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की मुख्य पीठ ने इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया कि इसके तहत जो संविधान के अंदर अपने ये संस्थात्मक शासन व्यवस्था होने की वजह से जो कार्यपालिका को एक प्रकार से शक्तियां दी गई है, उनका दुरुपयोग किया गया है, अर्थात न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप किया गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए उसमें यह एक प्रकार से इस समिति ने रद्द कर दिया। इसके बाद देखते हैं अपन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता, यानी न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए। योग्यताओं के संबंध में वह पहली बात तो यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात इसमें है कि किसी उच्च न्यायालय में कम से कम वो 5 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर रहा हो। अगर यह नहीं है तो वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी एक उच्च न्यायालय या दो से अधिक उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता अर्थात जिसे अपन कहते हैं वकील रहा हो। और एक इसके अलावा भी यह लगाकर लिखा हुआ मिलता है अपने को कि राष्ट्रपति की राय में वो पारंगत विधिवेता होना चाहिए। पारंगत विधिवेता का मतलब वो कानून का ज्ञाता होना चाहिए, ये इसकी योग्यता है। फिर देखते हैं अपन इसका कार्यकाल। और इससे योग्यता में एक बात और बता देता हूं, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकाल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, जो मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। इससे पहले भी वो चाहे तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में, यानी इसको वेतन कितना मिलता है। वेतन व भत्ते। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते समय समय पर संसद निर्धारित करती है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते न्यायालय के प्रशासनिक व्यय की भारत की जो संचित निधि है उस पर भारित होते हैं। और मैंने कहा यहां भारत की संचित निधि पर भारित, संचित निधि पर भारित होते हैं। इस भारित का अर्थ होता है कि न्यायाधीशों की वेतन के संबंध में संसद के अंदर किसी भी प्रकार से मतदान नहीं करवाया जा सकता, जिसे अपन भारित बोलते हैं। मतदान नहीं करवाया जा सकता। और वर्तमान में आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, उसको प्रति मास वेतन मिलता है 2,80,000 रुपए। तथा सुप्रीम कोर्ट के
अन्य न्यायाधीशों को वेतन मिलता है 2,50,000 रुपए। और हाई कोर्ट के भी बता देता हूं मैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है प्रति माह है 2,50,000 रुपए। और जो हाई कोर्ट है उसके अन्य न्यायाधीशों को मिलता है 2,25,000 रुपए। इसके बाद अपन देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। मैं एक विशेष बात आपको और बता देता हूं सुप्रीम कोर्ट के संबंध में कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अगर अवकाश ग्रहण कर लेता है तो उसके पश्चात वह किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष वह वकालतें नहीं कर सकता। यह सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद इस न्यायाधीश पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उसको सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दे सकता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत दिया हुआ है। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ। ये तदर्थ न्यायाधीश किसे कहेंगे इसके बारे में मैं आपको बता। तदर्थ न्यायाधीश का अर्थ कि तदर्थ न्यायाधीश किसे कहेंगे। जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 127 में है। यानी कि तदर्थ न्यायाधीश यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय का स्तर को आयोजित करने या उसे चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के जो गणपूर्ति है वो प्राप्त नहीं हो पा रही है, उस स्थिति में जो भारत का न्यायाधीश है, जो मुख्य न्यायाधीश है, उससे परामर्श लेकर राष्ट्रपति उसकी गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जिसे अपन तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। यानी कि जब किसी कोर्ट में और में कोई स्तर चल रहा है या उस स्तर के लिए गणपूर्ति नहीं हो पा रही है, तब इस प्रकार से सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं उसको तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। वह भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर उसको ये नियुक्ति दी जाती है, ताकि उसकी गणपूर्ति की जा सके और उस कार्यों को संपादन किया जा सके। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। इसके बाद का जो उल्लेख है जिसमें और भी बातें पढ़ेंगे अभिलेख न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जो अपने हटाने की प्रोसेस क्या है, उसके कार्य व सत्य क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।